गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हम क्लास में प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि अध्ययन कार्य को संपन्न करने के लिए प्रश्नावली विधि कैसे कार्य करती है। प्रश्नावली विधि क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों को बनाया गया होगा। उत्तरदाता से उन प्रश्नों को पूछा जाता है। उसके पश्चात जो हमें रेस्पॉन्स मिलते हैं, उन रेस्पॉन्स को एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्नावली विधि विषय से संबंधित प्रश्नों का समुच्चय है और इस समुच्चय को हम अध्ययन क्षेत्र में काम में लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मीनिंग ऑफ क्वेश्चनियर, प्रश्नावली विधि है क्या? तो इसका उत्तर होगा, प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह है। संरचित शब्द का मतलब है कि एक ऐसा निर्माण करने वाला समूह जिसमें सूचनाओं को संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्न बनाए जाते हैं। उन्हें लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान दिया जाता है और इस माध्यम के द्वारा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास कर रही है, उनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि इस विधि में हम डाक, कोरियर, मेल का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तरदाता तक अध्ययनकर्ता अपनी पहुंच स्थापित करता है। वहां जाकर उन प्रश्नों को जब वो भेज देता है डाक कोरियर की सहायता से, उत्तरदाता उनको धैर्यपूर्वक पढ़ता है, समझता है, उनके आंसर लिखता है और उसी के साथ एक संलग्न पता लिखा हुआ लिफाफा होता है, उस पर वो वापस भेज देता है। प्रश्नों की विषय वस्तु, प्रश्नों का क्रम सभी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता रहता है। इसमें शिक्षित उत्तरदाता द्वारा विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाता से तथ्य संकलन किया जाता है। अब चूंकि उत्तरदाता को अपनी बात कहनी है, तो अक्सर होता यह है कि प्रश्नावली विधि के अंदर जो अध्ययन करता है एक पत्र भेजता है। यह पत्र प्रश्नावली के साथ ही होगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को जो प्रश्नावली विधि के साथ है, इसे सहगामी पत्र कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता प्रश्नों के जवाब समय पर नहीं भेज पाता। उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उसे बार बार याद दिलाने के लिए बाद में एक पत्र और भेजा जाता है। उस पत्र को हम अनुगामी पत्र कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पत्र में उत्तरदाता को याद दिलाया जाएगा। फिलहाल हमें इतना समझना है, प्रपत्र जिसमें अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों का निर्माण होता है, एक सहगामी पत्र हम भेजते हैं। उसको पढ़कर उत्तरदाता समझ जाता है कि मुझे किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह जानकारी प्रदान करनी है। डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनियर, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रश्नावली की परिभाषा बताइए, प्रश्नावली कहते कैसे हैं। तो वहाँ हम 3 विद्वानों को कोटेड करेंगे कि प्रश्नावली विधि जो है इसको परिभाषित किसने किया। गुडेमहर्ट ने, बोगार्ट्स ने और सिन पाओ यंग ने इसे परिभाषित किया है। सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसमें निर्देशन के रूप में चुने व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। इसका मतलब है, सिन पाओ यंग कहते हैं कि हम कुछ प्रश्नों को बना लेते हैं और उसको डाक के द्वारा निर्देशन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास भेजते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के व्यक्तिगत अध्ययन इसमें संभव नहीं है। हम कुछ आदमी सेलेक्ट करेंगे उत्तरदाता,
उन्हीं तक वो जानकारी भेजते हैं। बोगार्ट्स के शब्दों में प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। अर्थात ये एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई, यानी उनको अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रपत्र भेजे जाते हैं जिनमें वो प्रश्नों के जवाब हमें भेजता है। गुणेवाट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तरदाता स्वयं अपने हाथों से भरता है और उसको भरने के आधार पर उस प्रपत्र के माध्यम से वह सूचनाओं को प्रेषित करता है। ये सूचनाएं जब प्रेषित हो जाती है तो उत्तरदाता के द्वारा दी गई ये सूचनाएं एक अध्ययन का आधार बनाती हैं। अध्ययनकर्ता उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अब प्रश्न उठता है, ये प्रश्नावलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनके माध्यम से हम किस रूप में अध्ययन विषय से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे। विद्वानों ने इसको अलग अलग मत के अनुसार विभाजित किया है, जैसे तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसके अलावा खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और इन सभी के मिश्रण के आधार पर मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। अब हम क्रमशः इनको समझते हैं। तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली से तात्पर्य है कि डाक प्रश्नावली का प्रयोग विभिन्न समूह की सामाजिक, आर्थिक दशाओं को जानने के लिए जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय या परिवार की संरचना को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं, इसे हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहेंगे। उदाहरण के लिए, आपके घर में शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या अधिकांश लोग साक्षर हैं, निरक्षर हैं? जॉब कैसा करते हैं, प्राइवेट करते हैं, सरकारी करते हैं? ये डेटा जब हमें प्राप्त करना होगा, ये तथ्य संबंधी प्रश्नावली होगी। नंबर 2 पर मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, उसके दृष्टिकोण को जानना चाहें, तब इस प्रश्नावली का प्रयोग होता है। सामान्यतः बाजार के सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन, रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की राय पसंद जानने के लिए ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। संरचित प्रश्नावली, इस प्रकार की जो प्रश्नावली है, इसका निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय पर लोगों की राय जानने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण अध्ययन से पूर्व कर लिया जाता है, इसलिए इसे संरचित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नों का क्रम परिवर्तित करने की छूट नहीं होती। नेक्स्ट है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता। उन बिंदुओं को, टॉपिक्स को, प्रसंगों को उल्लेखित कर लिया जाता है जो हम जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी है। यह एक पथ प्रदर्शिका की भूमिका निभाती है। इसमें उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिमाग में रखो। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में हम देखते हैं कि कोई प्रश्न लिखा है और उस प्रश्न के सामने ए, ब, स, द करके विकल्प दे दिए गए हैं, बहुविकल्प, यानी आपके विचार क्लोज हैं, आप उन 4-5 विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में
उत्तरदाता उन विकल्पों में से उत्तर छांटता है, लिखता है, प्रदर्शित करता है, तो इसे हम बंद या सीमित प्रतिबंधित प्रश्नावली कहेंगे। खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली क्या है? इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। यानी प्रश्न लिख दिया जाएगा और उसके सामने 2-3 लाइनें खाली छोड़ दी जाती है। उत्तरदाता अपनी इच्छा के अनुसार जो अपने विचार रखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो जवाब लिख देगा। इस प्रकार वो स्वतंत्र रहता है अपने जवाब को लिखने के लिए। जैसे उदाहरण है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, खाली जगह छोड़ दी। अब व्यक्ति अपने अनुमान से, अपने अंदाजे से, अपने ज्ञान के आधार पर टिप्पणी कर देता है कि भाई किस प्रकार उनको लगता है कि सशक्तिकरण कैसे होगा। तो जो उसके मौलिक विचार हैं उनका वो प्रदर्शन कर लेगा। ठीक इसी प्रकार पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, तो ये भी एक विषय है कि कैसे बढ़ेगी। तो लोग अपने व्यूज़ डालेंगे, जो भी उनके व्यूज़ होंगे वो खाली स्थान पर वो लिख लेगा। 7वां है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तरों को कुछ चित्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उन पर निशान लगा देता है। उदाहरण के लिए, ये जानने के लिए आप गांव और नगर में कहाँ रहना पसंद करेंगे, इसका उत्तर जानने के लिए जैसे एक नगर में हाई सोसाइटी वाला मकान बना के दिखा दिया, एक झुग्गी झोपड़ी दिखा दी, एक कच्चा मकान दिखा दिया, एक टीन टप्पर का मकान दिखा दिया, कच्ची बस्ती का सीन दिखा दिया, तो व्यक्ति समझ जाता है उसका भावार्थ कि भाई आपके आवास के प्रतिमान क्या होंगे। वो उन चित्रों में से देखकर टिक लगा देगा कि भैया मैं तो इस तरह के मकान में रहना चाहता हूँ। अंतिम मिश्रित प्रश्नावली, ये वो प्रश्नावली है जिसके अंदर उत्तरदाता जो है वो ये अनुमान लगा के चलता है कि मुझे सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने होंगे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता सीमित प्रश्न भी डाल देता है, चित्रात्मक वाले भी डाल देता है, उसमें खुले प्रश्न भी हो जाते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब केवल हाँ और ना में दिए जाते हैं। जैसे आपके परिवार में महिलाओं को क्या शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है, हाँ या ना, तो ये द्विट प्रश्न है जिसमें हाँ या ना दिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का समावेश भी हो जाता है। जब सभी प्रश्नों को मिश्रित कर लिया जाए तो इसे हम मिश्रित प्रश्नावली कहेंगे। अब हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि जो प्रश्नावली विधि है इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो क्वालिटीज़ के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पहली विशेषता है कि प्रश्नावली अध्ययन विषय जो भी होता है उससे संबंधित प्रश्नों की सूची होती है। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो हमको बाल विवाह का अध्ययन करना है तो हम पहले से ही प्रश्न बना लेंगे, आपके गांव में किस उम्र में विवाह होगा, ग्रुप बना के डाल दिया, 15 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से अधिक। अब उनसे आप प्रश्न पूछेंगे, वो जवाब टिक करके लिख के भेजेगा, तो उसे अंदाज़ा लग जाता है। अगर वो लिखता है कि 18 साल से कम वाला, तो फिर ये जवाब मिल गया है कि उस गांव में बाल विवाह होते हैं। अगला प्रश्न आप ये भी डाल सकते हैं कि आपके अनुसार बाल विवाह के कारण क्या हैं। आप हो सकता है उसमें कई लोगों की राय ये हो कृषि मानसून पर आधारित है, कईयों की रायों की परंपरावादिता है, बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके जीते जी उनके पोते पोतियों का विवाह हो जाए, XYZ। तो इस तरह विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है। नंबर 2, प्रश्नावली को डाक अथवा कोरियर के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। सूचनादाता डाक कोरियर को प्राप्त करके उसमें से प्रश्न निकालता है और प्रश्न निकालने के बाद उनका जवाब भरता है और उन्हें पुनः अध्ययनकर्ता तक भेज देता है। नंबर 3, यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की अप्रत्यक्ष विधि है। चूँकि इसमें आमने सामने की स्थिति में प्रश्न नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट होता है, तो ये अप्रत्यक्ष विधि है। और इसमें चूँकि पहली बार अध्ययन हो रहा है तो इसे हम प्राथमिक तथ्य का संकलन मानेंगे। नंबर 4 के रूप में
इसमें प्रश्न सरल, स्पष्ट, छोटे होते हैं या होने चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता रुचि से उनके जवाब लिख सके। नेक्स्ट है, प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक ना हो, यानी जो भी प्रश्न लिखे हों वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने पर जब बड़ा प्रश्न पत्र आता है ना सामने, तो उत्तरदाता की रुचि नहीं रहती उसका जवाब लिखने की। तो इसकी विशेषता मानी गई है कि प्रश्न सीमित हो, सारगर्भित हो और अपना ऑब्जेक्ट पूरा करें। और यदि संभव हो तो हमें ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए जिनमें अधिकांश का जवाब या तो हाँ में हो या ना में हो। नेक्स्ट है, प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि ऐच्छिक सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके, मतलब जो भी आपने सूचनाएं प्राप्त की हैं वो स्पष्ट आ जाएं, कोई इसमें दुविधा द्विअर्थी संवाद नहीं होना चाहिए। दुरु जिज्ञासा एवं विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, यानी आप जो भी प्रश्न बनाएं, जो भी प्रश्न पूछे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उससे जुड़े हुए हो। ये नहीं कि प्रश्न बाल विवाह के पूछे जा रहे हैं और अचानक आपने बेरोजगारी और गरीबी पे भी चर्चा चालू कर दी, ये गलत है। अंतिम विशेषता के रूप में ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिसमें अभिमति की संभावना नहीं हो, या अभिमति की संभावना का मतलब है पक्षपात नहीं हो सकता हो, मन के विचारों का समावेश नहीं होता हो। अगर इस तरह की चीज़ बनेगी तो कहीं ना कहीं हम एक सार्थक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से अध्ययन करने वाला अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न होकर दूर बैठे हुए लोगों से जानकारियां प्राप्त करता है। उनके द्वारा उस प्राप्त जानकारी को प्रश्नों के माध्यम से भेजता है, डाक या कुरियर की सहायता से। उत्तरदाता उन प्रश्नों को पढ़कर समझकर आंसर लिखता है। क्योंकि उसमें सहगामी पत्र लगा है तो वो सहगामी पत्र को पढ़कर समझ जाता है उद्देश्य और कब तक इसे भेज रहा है, सारी उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं और इस आधार पर वो प्रश्नावली के जवाब भेज देता है। हालांकि इसमें एक लिबर्टी है, अध्ययनकर्ता को ये लगता है कि भाई अगर जवाब सही प्रॉपर वे में नहीं आ रहे तो अनुगामी पत्र का भी प्रयोग कर सकता है। सिन पाव्यांग इसे अनुसूची के रूप में मानते हैं जो निर्देशन से प्राप्त लोगों तक डाक या कुरियर से पहुंचती है। बोगार्स इसे व्यक्तियों को उत्तर देने की प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची के रूप में मानते हैं और गुडे हट ने इसे उत्तर प्राप्त करने का उपकरण माना है। अब इसमें प्रश्न तथ्य संबंधी हो सकते हैं, मत संबंधी हो सकते हैं, प्रश्नों का निर्माण करके संरचित हो सकती है, असंरचित हो सकती है, ऑप्शंस के आधार पर बंद हो सकती है और खुली असीमित प्रश्नावली भी हो सकती है। चित्र में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है चित्रों के माध्यम से, और सभी का मिक्सअप करके मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण भी हम कर सकते हैं। विशेषताओं के रूप में हमें ध्यान रखना होगा, प्रश्न कम हो, प्रश्न की छपाई बढ़िया हो, प्रश्न का आकर्षण बढ़िया हो। ये चीज़ें जब होंगी तो कहीं न कहीं रुचि के द्वारा उत्तरदाता उसके जवाब भेजने में सक्षम रहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझें, सुबह सुबह जब अखबार आता है घर पे तो आप लोगों ने देखा होगा अखबार में कुछ रंगीन पोस्टर्स पड़े होते हैं विज्ञापन के। एक सामान्य मनोविज्ञान है कि लाल पीले हरे अगर पोस्टर निकलते हैं, पंपलेट निकलते हैं तो हमारी रुचि होती है देखने की क्या है, जबकि सफ़ेद रंग के पन्ने का कोई पंपलेट है तो हम तुरंत उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो यह मनोविज्ञान क्या है? रंगों के प्रति आकर्षण। अब आप सोचिए, यदि आप किसी से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया है और ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नावली अपने बाह्य भौतिक स्वरूप में रंगीन हो, उसकी छपाई बड़ी सुंदर हो, तो उत्तरदाता जब उसे हाथ में लेगा तो स्वतः ही उसका मन करेगा कि उसका जवाब लिख दे, वो उसका आंसर सही प्रकार से प्रस्तुत कर दे। अगर इसकी जगह वाइट पेज होगा तो शायद उसकी अरुचि हो सकती है। तो प्रश्नावली का स्वरूप कैसा है ये भी एक आकर्षण का बिंदु बन जाता है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा, इस आधार पर हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट किया था कि इसमें दो प्रकार के पत्र काम में लेते हैं,
सहगामी और अनुगामी। जो प्रश्नावली के साथ अध्ययन क्षेत्र के बारे में हो, उत्तरदाता से आग्रह करने का भाव हो और अनुसंधानकर्ता का जिसमें परिचय हो, उसे हम सहगामी पत्र कहते हैं। और यदि उत्तरदाता उसका जवाब जल्दी नहीं भेज रहे, उसे याद दिलाना हो, तो रिकॉल करने के लिए जो पत्र भेजा जाएगा उसको हम अनुगामी पत्र कहेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने इसे धैर्यपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।